we will discuss a story of the family reunion by T.S. Eliot. This is not a story, this is the play. Understood? इस प्ले की स्टोरी को आज हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। ऐसे समझिए, ये स्टोरी नहीं है बल्कि हम इस स्टोरी को, जो कि एक प्ले है रिटन बाय टी.एस. इलियट, इसको लिखने वाले कौन है? टी.एस. इलियट हैं। तो मेरे सभी स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझें कि हम यहाँ अपने इस चैनल हर घर इंग्लिश पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की प्रिपरेशन के लिए। लॉन्ग आंसर और लॉन्ग आंसर के साथ साथ जब हम ये यहाँ पर आपको डिस्कस करते हैं तो साथ में आपके साथ एक्सप्लेनेशन भी किया जा रहा है, ताकि आप इस चीज़ को समझें कि आप लिख क्या रहे हैं। आपको समझना चाहिए आपको कौन सी हेडिंग मेंशन करनी है क्वेश्चन के अंदर, आपको किस तरीके से अपने क्वेश्चंस को जो है वहाँ पर राइट डाउन करना है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं हमारे इस चैनल और हमारी इन वीडियोज़ में। तो सभी स्टूडेंट्स जो कि हमारे इस चैनल के थ्रू या इन वीडियोज़ के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो ये अच्छे से जान लें कि ये सारी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और एक तरह से आपके लिए ये इतना यूज़फुल है कि आप एग्ज़ाम में अगर इससे तैयारी करते हैं और इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चंस को वहाँ पर राइट डाउन करके आते हैं तो आपके लिए 80% मार्क्स अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, बल्कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और इस पैटर्न से अगर लिखते हैं अपने आंसर को तो आपको अच्छे मार्क्स गेन होंगे। ये ध्यान रखिएगा। चलिए, आज हम जिस प्ले को डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, उसका नाम है द फैमिली रीयूनियन बाय टी.एस. इलियट। मतलब नाम है प्ले का द फैमिली, और हम इसकी स्टोरी को डिस्कस करेंगे। लेकिन इसकी स्टोरी को किस तरह से, अगर ये थीम या स्टोरी आ जाती है तो आपको किस तरह लिखना है, ये हम यहाँ पर आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन टू द स्टोरी ऑफ द प्ले द फैमिली रीयूनियन बाय टी.एस. इलियट। आपको व्याख्या करनी है प्ले द फैमिली रीयूनियन की कहानी की, जो लिखने वाले हैं हमारे टी.एस. इलियट। अब देखते हैं आंसर। स्टोरी ऑफ द प्ले द फैमिली रीयूनियन बाय टी.एस. इलियट, ये हेडिंग डालिएगा। फिर हो जाएगा द फैमिली रीयूनियन रिटन बाय टी.एस. इलियट इन 1939 इज ए मॉडर्न वर्स ड्रामा दैट कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी विद क्रिश्चियन स्पिरिचुअल थीम्स। द फैमिली रीयूनियन, जो कि टी.एस. इलियट के द्वारा लिखी गई, 1939 में इसको लिखा गया था। ये एक मॉडर्न वर्स ड्रामा है, यानी आधुनिक काव्य नाटक इसको बोल सकते हैं हम हिंदी में। दैट कंबाइंस एलिमेंट्स, इसके अंदर अगर हम एलिमेंट्स की बात करें कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कंबाइन किए गए हैं, तो ग्रीक ट्रेजेडी है, साथ ही क्रिश्चियन स्पिरिचुअल थीम है। क्रिश्चियन स्पिरिचुअल थीम्स मतलब कहने का है इसमें ये चीज़ यहाँ पर इसलिए डाली गई कि ग्रीक ट्रेजेडी की तरह ही इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, और साथ ही जो ईसाई लोग होते हैं वो किस तरीके से आध्यात्मिकता को अपनाते हैं, तो वो क्रिश्चियन स्पिरिचुअल थीम्स इसके अंदर यहाँ पर इंक्लूड है। द प्ले सेंटर्स ऑन हैरी, प्ले के सेंटर में एक हैरी नाम का कैरेक्टर है। लॉर्ड मॉन्चेंसी हैं, हु रिटर्न्स टू हिज एंसेस्ट्रल होम विशवुड, जो बहुत लंबे समय के बाद अपने पुराने घर विशवुड में आया है। फॉर हिज मदर एमीज बर्थडे आफ्टर बीइंग अवे फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत दूर, बहुत सालों बाद, बहुत दूर रहने के बाद वो अपनी माँ एमी के बर्थडे पर यहाँ इस विशवुड जो जगह है उसके अंदर अपने प्राचीन मकान में, अपने मतलब पुरखों या पूर्वजों के मकान में वो आया है। ये है आपका पूरा एक पैराग्राफ स्टार्टिंग का, जो आपको यहाँ पर मेंशन करना है जब आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन को लिखेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखते हैं। हैरी इज मेंटली एंड इमोशनली डिस्टर्ब्ड। हैनरी क्या है? हैनरी मेंटली इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, मतलब भावनात्मक रूप से वो हमेशा डिस्टर्ब रहता है। ही इज हॉन्टेड बाय द बिलीव दैट ही कॉज द डेथ ऑफ हिज वाइफ। उसके पीछे की वजह क्या है? वो हमेशा इस बात को लेकर डर में रहता है कि उसी ने अपनी पत्नी की हत्या की है, और उसकी जो पत्नी की मौत हुई है वो उसी की वजह से हुई है, ऐसा उसका विश्वास है। Who fell overboard during a sea voyage? ये कब हुआ था? ये तब हुआ था जब वो एक समुद्री यात्रा पर गए थे, दोनों हस्बैंड वाइफ। तो वहाँ पे वाइफ की समुद्र के अंदर गिर करके मौत हो गई थी। तो वो जब समुद्र के अंदर गिर करके मौत हो गई तो इस बात को लेकर के हैरी को हमेशा ये लगता रहा कि उसकी मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। हैरी इज मेंटली एंड इमोशनली डिस्टर्ब। He is haunted by the belief that he caused the death of his wife who fell overboard during a sea voyage. वो हमेशा किस बात को लेके उसको डर बना हुआ है? इस बात का उसको पूरी तरीके से विश्वास है कि उसकी पत्नी की जो मृत्यु हुई वो उसी के कारण हुई, जब वो उसे लेकर के समुद्री यात्रा पर गया था और वो वहाँ समुद्र में गिर गई थी।
दाउ देयर इज़ नो लीगल ब्लेम, हालांकि उसके ऊपर कोई भी लीगल ब्लेम साबित नहीं हुआ। मतलब जब जांच वगैरह हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं पाया गया कि उसी ने अपनी पत्नी को धक्का दिया या उसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। He is burdened by deep guilt and begins seeing terrifying visions of the fairies, supernatural figures from Greek mythology who represent vengeance and guilt. उसके दिल पे हमेशा एक बोझ बना रहता है, उसे बड़ा गहरा अपराध बोध है अपने अंदर, गिल्ट फील करता है वो, और इस बात को लेकर के हमेशा डरा हुआ रहता है क्योंकि उसे दिखाई देती हैं फरीज नाम की सुपरनेचुरल फिगर्स। फरीज कौन है? फरीज जो है, ऐसा माना जाता है ग्रीक माइथोलॉजी में कि जिस इंसान से कोई गिल्ट हो जाता है, कोई अपराध हो जाता है, कोई क्राइम हो जाता है, तो फरीज नाम की जो सुपरनेचुरल पावर्स हैं वो उसके सपने में आती हैं, जो उसे ये एहसास कराती हैं कि वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, बल्कि उसने किसी क्राइम को किया है या किसी गिल्ट को किया है। तो फरीज सुपरनेचुरल फिगर्स को देखता है, और ग्रीक माइथोलॉजी में इनका, इस अगर हम देखें तो सुपरनेचुरल पावर के रूप में इनको जाना जाता है। हु रिप्रेजेंट वेंजेंस एंड गिल्ट, जो यहाँ पर ये दिखाता है कि वो किस तरीके से उसे अपराध, मतलब उसने किया है, उसके गिल्ट को और प्लस उससे बदला लेने की भावना को रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई दे रहा है। फरीस किसको नज़र आती है? मैंने अभी क्या बताया कि ग्रीक माइथोलॉजी में एक जो है सुपर नेचुरल फिगर्स होती हैं फरीज नाम की, और वो हैरी को दिखाई देती हैं। तो हैरी को ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो उससे बदला लेना चाहती हैं क्योंकि उसने अपराध किया है, उसने गिल्ट, उसको फील हो ही रहा है, तो उससे गिल्ट हुआ है, उसने अपनी पत्नी की मृत्यु की है, इसलिए फरीज उसको दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। अब ये पैराग्राफ ऐड करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट पैराग्राफ ये ऐड करना रहेगा, इसको देख लें। अब इसके अंदर एक नया जो भी टॉपिक है वो देखते हैं। एमी, हैरीज मदर, इज ए स्ट्रॉन्ग विल्ड matriarch who wants her son to take responsibility for the family estate and continue the Montmorency legacy. एमी क्या चाहती है, जो कि हैरी की माँ है? हैरी की माँ एमी एक बहुत ही अच्छी और स्ट्रॉन्ग विल पावर की महिला है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत ही ज़्यादा धनी औरत है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मैट्रियार्च है, जो हमेशा चाहती है कि उसका जो बेटा है वो जिम्मेदारी उठाए क्योंकि वो घर का बड़ा बेटा है, और इनकी फैमिली के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें वगैरह हैं, पारिवारिक विरासत है। तो वो चाहती है कि ये मोन्टेंसी के वंश को आगे बढ़ाए, यानी दूसरी शादी भी कर ले, और साथ ही वो अपने जितने भी उसके, मतलब जितनी भी उसकी विरासत है, जो भी उसके हिस्से में है, मतलब सब कुछ उसी का है, हैरी का ही। तो उसका कहना ये है कि हैरी बड़ा बड़ा बेटा है तो अपनी विरासत को संभाले, फैमिली की जिम्मेदारी को संभाले जैसे बड़े बेटे करते हैं, और इस तरह से वो मोन्टेंसी की फैमिली को भी आगे बढ़ाए, यानी वो शादी वगैरह करे। However, Harry is no longer interested in worldly duties. लेकिन यहाँ पर मोड़ कहाँ पर है? यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि हैरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना ही उसको ये रुचि है कि वो यहाँ लंबे समय तक रहे या वो सांसारिक कोई भी जिम्मेदारी को उठाए। ऐसा उसकी बिल्कुल भी कहीं से भी कोई इंटरेस्ट उसका नज़र नहीं आता है कि वो अपनी कोई भी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो। He is troubled by spiritual questions and feels alienated from his family, who seem emotionally distant and unaware of his inner torment. वह हमेशा जो स्पिरिचुअल क्वेश्चन होते हैं उन्हीं के अंदर खुद ही उलझा रहता है, और वह खुद को अपनी फैमिली से बहुत ही अलग थलग महसूस करता है क्योंकि उसके अंदर इतना ज़्यादा इनर कन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली से बिल्कुल जुड़ ही नहीं पाता। इनर टॉर्मेंट या इनर कन्फ्लिक्ट, यहाँ दोनों वर्ड यूज़ हो सकते हैं। तो वो हमेशा किन कष्टों में घिरा हुआ है? वो स्पिरिचुअल क्वेश्चंस में उलझा रहता है जो उसको फरीज वगैरह नज़र आती हैं, प्लस वो इसी गिल्ट में घिरा हुआ है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है जबकि ऐसा नहीं था। दूसरे, वो अपनी फैमिली से इसीलिए अलग थलग भी महसूस करता है क्योंकि वो उनके साथ इमोशनली अपना अटैचमेंट नहीं बना पाता, और ये दिखाई भी देता है पूरे प्ले में। तो कहीं ना कहीं वो अपनी इनर कन्फ्लिक्ट से बहुत ज़्यादा ही उलझा हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ आप इसमें ऐड करिएगा। द एक्सटेंडेड फैमिली, the extended family, mainly Harry's uncles and aunts, initially serve as comic and gossip figures, but as the play progresses, some of them, especially Agatha, Harry's aunt, take on a more serious role.
आगे अगर इस फैमिली की बात करें तो इसके अंदर मुख्य रूप से हैरी के अंकल्स और आंट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमिक रोल या गॉसिप फिगर की दिखाते हैं अपनी, यानी वो हमेशा हंसी मजाक वाला माहौल रखते हैं। बट एज द प्ले प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे प्ले अपने मतलब आगे बढ़ता है, अपनी प्रोग्रेस करता है, तो सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, स्पेशली अगाथा जो कि उसकी आंटी है हैरी की, वो बहुत सीरियस रोल वहाँ पर प्ले करती हैं। आगे चल कर के क्या होता है कि वो एकदम से सीरियस हो जाती है और स्पेशली जो अगाथा नाम की उसकी आंटी है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस रोल वहाँ पर प्ले करती है। अगाथा रिवील्स फैमिली सीक्रेट्स एंड हेल्प्स हैरी अंडरस्टैंड दैट हिज सफरिंग माइट बी पार्ट ऑफ ए लार्जर स्पिरिचुअल पर्पस। अगाथा फैमिली के कुछ सीक्रेट्स हैं जो कि मदद करती है हैरी की, और हैरी को बताती है उन सारे सीक्रेट्स के बारे में, क्योंकि देखिए हर फैमिली के अपने कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो ट्रांसफ़र होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। तो इसी तरह से जो रीयूनियन फैमिली, हमने शुरू में ही बताया कि ये जो फैमिली है इनकी, हैरी की फैमिली में भी कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो कि उसके फोर फादर्स के हैं। तो वो पूरी तरीके से अगाथा जानती थी, तो अगाथा ने हैरी के सामने वो सारे सीक्रेट्स डिस्कस किए और उसको बताया, उसकी हेल्प करने की भी कोशिश की, उसे समझाने की कोशिश की। साथ ही उसने कहा कि ये तुम्हारे जो स्पिरिचुअल पर्पज़ है उसमें तुम्हारी मदद भी करेंगे, क्योंकि उसका दुख एक गहरे स्पिरिचुअल उद्देश्य के लिए और भी ज़्यादा हो जाता है। किसका? हैरी का। तो हैरी इस बात से बहुत दुखी होता है, जब उसको सारे सीक्रेट्स पता चल जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो इस दुख की वजह से वो और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्पस की तरफ अपने मुड़ जाता है। उसको लगता है कि इस संसार में कुछ नहीं रखा, इससे अच्छा कि मैं जो हूँ थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाऊँ और थोड़ा भगवान को याद करूँ, या मैं भगवान की याद में डूब जाऊँ और इस तरीके से मैं संत या महात्मा बनने की राह पर चलूँ। तो यही सारी चीज़ें थी कि हैरी ये सब कुछ जानने के बाद भी बहुत दुख से घिर जाता है और स्पिरिचुअल पर्पस को ढूंढने के लिए वो वहाँ से जाने की कोशिश भी करता है। नेक्स्ट है, थ्रू आउट द प्ले इलियड ब्लेंड्स पोएटिक लैंग्वेज, सिम्बॉलिज्म एंड ग्रीक ड्रामेटिक एलिमेंट्स लाइक द कोरस रिप्रेजेंटेड बाय द अंकल्स हु रिफ्लेक्ट्स ऑन द थीम ऑफ सिन, फैट एंड रिडेम्पशन। इस प्ले के माध्यम से इलियट ने पूरे ही अपने प्ले में ये दिखाने की कोशिश की कि उसने एक बहुत ही अच्छी काव्यात्मक भाषा का, यानी पोएटिक लैंग्वेज को यूज़ किया, सिंबोलिज्म यूज़ किए, ग्रीक ड्रामेटिक एलिमेंट्स लाइक द कोरस रिप्रेजेंट बाय द अंकल्स, जो उसके अंकल के द्वारा गाया गया समूह में गीत, उस तत्व को डाला गया, वो रिफ्लेक्ट्स ऑन द थीम ऑफ सिन, फैट एंड रिडेम्पशन। पूरी तरीके से इस प्ले की जो थीम है वो अपने आप में पाप, भाग्य और मोक्ष जैसे, मतलब अगर देखा जाए तो हमारा जो हैरी कैरेक्टर वो क्या करता है पूरी इस थीम के अंदर, वो अपने को क्या फील करता है? पापी फील करता है, अपने भाग्य को कोसता रहता है और साथ ही वो मोक्ष प्राप्ति की तरफ भी अपने को मोड़ लेता है। तो इस प्ले के माध्यम से इलियट ने बहुत ही अच्छी तरीके से बाइंडिंग की है पोएटिक लैंग्वेज, सिंबोलिज्म, ग्रीक ड्रामेटिक एलिमेंट्स की, और जैसे कि कोरस को दिखाया गया जो कि हैरी के अंकल ने रिप्रेजेंट किया था, उसका जो रिफ्लेक्शन पड़ा वो पूरी थीम को दिखा रहा है हमारी इस प्ले की, कि वो सिन, फेट एंड रिडेम्पशन की थीम है। ये ध्यान दीजिएगा, अगर थीम को लेकर के होता है तो आप इस अपने पैराग्राफ को यहाँ पर मेंशन करेंगे। बाय द एंड, और अंत में, हैरी डिसाइड टू लीव विशवुड एंड सेपरेट हिमसेल्फ फ्रॉम हिज फैमिली एंड पास्ट। अंततः हैरी पूरी तरीके से ये निर्णय कर लेता है कि वो विशवुड को छोड़ देगा और अपनी फैमिली से अलग हो जाएगा और अपने पास्ट से भी। तो सबसे अच्छा तरीका उसको क्या लगता है? वो ये निर्णय लेता है कि वो विशवुड, अपनी फैमिली और अपने पास्ट को छोड़ देगा। He embraces a spiritual journey seeking peace and redemption. The play ends not with tragedy. आगे वो कह रहा है, आगे आपसे कहा जा रहा है, ही embraces a spiritual journey, और यहीं से वो शुरू कर देता है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को, क्योंकि उसे आत्मिक शांति चाहिए थी। तो आत्मिक शांति की खोज में वो एक नई यात्रा की शुरुआत करता है। उसे चाहिए रिडेम्पशन, मोक्ष प्राप्ति का। उसका मतलब क्या है कि वो स्पिरिचुअल जर्नी किसके लिए शुरू करता है? पीस के लिए और रिडेम्पशन के लिए। द प्ले एंड्स नॉट विद ट्रेजेडी, ये प्ले का अंत जो है आपका वो ट्रेजेडी के साथ नहीं होता, बट विद द होप ऑफ रीन्यूअल एंड स्पिरिचुअल अवेकिंग। हाँ, ये ज़रूर है कि इस नाटक का अंत होता है एक नए जागरण के साथ, एक नई दिशा के साथ और एक नए स्पिरिचुअल जागरूकता के साथ। तो अंत कहाँ पर होता है? एक नव जीवन के साथ, एक आशा के साथ
और साथ ही मोक्ष प्राप्ति का जो रास्ता था वो स्पिरिचुअल अवेकिंग की तरफ हमें दिखा रहा है। तो स्पिरिचुअल अवेकिंग के साथ इस प्ले का एंड होता है। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। द फैमिली रियूनियन इज ए प्रोफाउंड साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल प्ले दैट एक्सप्लोर्स गिल्ट, inherited trauma, and the possibility of personal salvation. द फैमिली रियूनियन एक गहन मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक नाटक है जो गिल्ट को, पारिवारिक मानसिक बोझ को और अपने इंसान के पर्सनल जो उसकी इच्छा है मोक्ष प्राप्ति की, उसकी संभावनाओं को दर्शाता है। Through Henry's story, Eliot presents a man's painful but an enlightening quest to find meaning and freedom from the burdens of his past. इलियट ने पूरी तरीके से ये प्रस्तुत करने की कोशिश की अपने इस प्ले के थ्रू कि कैसे एक व्यक्ति अपने अतीत के बोझ से मुक्ति पाकर आत्मिक अर्थ को खोज सकता है। तो इलियट यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं कि मैन जो है, कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने दर्द से छुटकारा पा सकता है, बशर्ते अगर वो अपने जीवन के अर्थ को समझना चाहे तो उसे उस दिव्य शक्ति की तरफ जाना होगा और अपने पास्ट के बर्डन को अलग फेंकना होगा। साथ ही उसको फ्रीडम फ्रॉम द बर्डन्स ऑफ हिज पास्ट, उसको अगर आज़ादी चाहिए अपने पास्ट के बर्डन से, तो उस आज़ादी के लिए उसको अपने दिव्य शक्ति या दिव्य रोशनी की तरफ मुड़ जाना चाहिए ताकि उसके सारे दुखों का अंत हो जाए। तो ये था आपका द फैमिली रियूनियन प्ले की आपकी स्टोरी, या इसको समरी भी कह सकते हैं हम। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर किया गया था। अगर आप इतना भी लिख आते हैं एग्ज़ाम में जितना ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको प्रोबेबिलिटी 400 वर्ड्स के आसपास है ये पूरे क्वेश्चंस के आंसर। तो आप इसको अच्छे से देख करके इससे नोट्स भी बना सकते हैं और इसे समझ करके इसी तरीके से अगर आप लिख कर आते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको जो भी आपके मार्क्स अच्छे मतलब गेन होंगे वो सभी 80+ के ऊपर ही जाएंगे और आप अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। अंडरस्टूड? चलिए अब इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छे नए क्वेश्चन के साथ। और हाँ, वीडियो को छोड़ने से पहले, चैनल पर जाने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स जो कि इस तरह के क्वेश्चंस को सर्च कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, और यूट्यूब पर कहीं पर भी इस तरह की वीडियोस अपलोड नहीं की जा रही जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएं, तो वो सभी हमारे चैनल पर आएँ और अपनी प्रिपरेशन को करें। ओके? और अगर आपको इसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो इसकी हार्ड कॉपी के लिए हम डिस्क्रिप्शन में अपना आपको फ़ोन नंबर दे देंगे, तो आप उस फ़ोन पर कॉल करके पता कर सकते हैं। साथ ही इसकी हार्ड कॉपी या नोट्स आपको मिल सकते हैं बहुत ही कम चार्जेस में, हम यहाँ पर आपको अवेलेबल करा रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन जितने भी हैं उनसे सभी के नोट्स हार्ड कॉपी के थ्रू। ओके, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक अच्छे नए क्वेश्चन के साथ। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।